हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर्स। तो डियर फ्रेंड्स, अपन ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने क्लियर कर लिया था, मैकेनिज्म कंप्लीट कर चुके अपन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, स्पेशली फैट डाइजेशन और फैट एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म थी, जिसमें अपन ने मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, आई मीन टू से मिसेल और काइलोमाइक्रोन का कंस्ट्रक्शन किया था, उनका एब्जॉर्प्शन कराया था अपन ने, है ना, लैक्टियल के अंदर। वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी है, उनको बार बार पढ़ना। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा वही होती है कि वो कंफ्यूजिंग पार्ट जो है, वो जो सेंटेंस है 4-5 एनसीईआरटी बुक के, वो कंफ्यूजिंग वो कर रहा है। वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है डायग्राम बनाकर, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगली बात मैं बात करने जा रहा हूँ। फिर अपन ने बात मैकेनिज्म के बाद में अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी। याद कीजिए, थोड़ा सा ब्रेन में रिकॉल कीजिए। जितना रिकॉल करोगे आपकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी बेटर होगी और क्विक रिप्लाई आएगा ब्रेन से। और फिर अपने लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट कर लेती। उसके बाद में अपन ने एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म सारी कंप्लीट करने के बाद में फिर अब मैंने आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज में फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन का बताया था कि रीजन क्या क्या होते हैं, तो वो सारी क्लियर की अपन ने। अब अपन बात करेंगे आगे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की। आज साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, स्टोमक में किसका होगा, इंटेस्टाइन में किसका होगा, ये सारा साइट। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एसिमिलेशन, फिर पढ़ेंगे रेगुलेशन, फिर पढ़ेंगे गैस्ट्रिक फेजेस। ये सारा आज का प्रोटोकॉल रहेगा स्टडी का, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हेडिंग लगाइए, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ, उस टेबल को ही मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो देखिए कहां कहां पर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप कंसीडर करोगे, सबसे पहले माउथ की बात करेंगे अपन। पहला एनसीईआरटी में दे रखा है माउथ। तो देखिए आप, माउथ, हेडिंग लगाइए माउथ। या माउथ का मतलब है बक्कल कैविटी। ध्यान रखिए, क्या है? बक्कल कैविटी। यानी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहां पर होगा? बक्कल कैविटी में कंप्लीट होगा। ओके गाइस, सो बक्कल कैविटी के अंदर ये सारा एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए कैसे, किस तरह से होता है। सबलिंगुअल एरिया कंटेन मच ब्लड कैपिलरीज। यहां पर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती है। कहां पर? कौन सा एरिया? सब लिंगुअली। व्हाट डू यू मीन बाय सब? सब मीन्स होता है बिलो। सब जैसे टंग है, टंग के नीचे का एरिया क्या होगा? सब लिंगुअल। लिंगुअल वर्ड किसके लिए आया? टंग के लिए। तो सब लिंगुअल का मतलब क्या हुआ? बिलो द टंग। म्यूकोसा ऑफ बिलो द व्हाट? टंग। ये भी एक ड्रग एब्जॉर्प्शन का रूट है, साइट है, बिलो द टंग। यानी बिलो द टंग वाला जो एरिया, ऐसे अपन बोल रहे हैं सब लिंगुअल एरिया। क्या बोल रहे हैं? सब लिंगुअल। यानी म्यूकोसा ऑफ बिलो द टंग या म्यूकोसा ऑफ बक्कल कैविटी, और यू कैन से म्यूकोसा ऑफ बक्कल कैविटी। इन सब जगह एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान रखना, बात एक ही है। म्यूकोसा ऑफ बक्कल कैविटी, बिलो द टंग। एग्जाम्पल क्यों होता है यहां पर? या ब्लड सप्लाई क्या है? मच ब्लड सप्लाई, कंटेन मच ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डायरेक्ट एक्सपोजर है किसका? कैपिलरीज का, इसलिए डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रग। यानी टंग के नीचे आप जैसे ड्रग को रखोगे इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाएगी। एग्जाम्पल, सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड at the sublingual side। सबलिंगुअल साइड में। एग्जाम्पल कौन सी ड्रग्स है? नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स। नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग होती है, बेसिकली हम हार्ट के पेशेंट को देते हैं। चाहे किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए उसको देते हैं अपन, ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। हार्ट के अंदर मान लो क्लोट हो गया, इमीडिएट स्पाज्म आ गया,
ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, उनको रिलीज करने के लिए हार्ट अटैक आते ही अगर आप ये टेबलेट दे देते हो नाइट्रोग्लिसरीन वाली जिसका नाम होता है सोर्बिट्रेट, वो यूज़ कर ली तो इमीडिएट ब्लड वेसल्स स्प्रेड हो जाती है हार्ट की, जिसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, और इजीली ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसको आप दोगे तो मान लो किसी को वॉमिटिंग हो रही है, टेबलेट लेते ही बाहर आ रही है, तो आप टंग के नीचे टेबलेट रखो, वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी ड्रग्स आती है, सम ड्रग्स आर टेकन बाय दिस रूट। एग्जाम्पल और मैं बताऊँ तो आपको, निकोटीन जो आप करते हो, गुटखा एंड टोबैको, ये तंबाकू पान वगैरह जो खाते हैं, है ना, पान मसाला वगैरह या टोबैको, है ना, जो भी आती है, खूब सारी पान मसाले आते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो ये सब सारी की सारी कहाँ होती है, बक्कल कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, इसलिए यहाँ पे खाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला रूट हो गया माउथ, यानी माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, सम ड्रग्स का। ये क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी, सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मींस म्यूकोसा ऑफ बक्कल कैविटी, जो कहां पर है, टंग के नीचे। तो पहला माउथ में इसका आपके एब्जॉर्प्शन होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये भी है, हो गया निकोटीन हो गया। एग्जाम्पल मॉर्फिन भी होता है जो पेन किलर होती है। मॉर्फिन क्या आपको पता ही है, पेन किलर है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। ये सब कहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसके अंदर। ये लिखी हो गई बात किसकी, माउथ की। अब अपन बात करते हैं अल्कोहल की। पहले ये लिखिए फटाफट, फिर हेडिंग लगाइए स्टोमक। ओके गाइस, माउथ के बाद में अगली साइड लगाइए। स्टोमक, सेकंड इज स्टोमक। स्टोमक में किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा, देखो, इसके अंदर होगा सिंपल शुगर, या सिंपल शुगर का मतलब है ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोन डी, यानी ग्लूकोज की भी दो फॉर्म होती है, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है केमिस्ट्री में, ग्लूकोन डी और एल। जो डी फॉर्म है वो स्टोमक में अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, एल फॉर्म जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, ध्यान रखिएगा। सिंपल शुगर। सेकंड, अगर बात करें अपन सम ड्रग्स, वाटर, सम ड्रग्स लाइक एस्प्रिन जो पेन किलर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। एंड विटामिन B12 सम अमाउंट, मैक्सिमम तो हीलियम में होता है विटामिन B12, बट सम अमाउंट किसके अंदर हो जाता है, स्टोमक के अंदर। सिंपल शुगर हो गया। फिर ले लो आप अल्कोहल, एथेनॉल, ये सारे के सारे किसके अंदर होंगे, आपके स्टोमक के अंदर हो जाएंगे। ये आपको याद रखने सारे के सारे। ओके गाइस, सो मस्ट रिमेंबर दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन अवर स्टोमक। अब बात करते हैं अपन, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आपको पता ही है प्रिंसिपल साइट है ये फॉर एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ही होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी आपका किसका में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अपन, प्रिंसिपल साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके गाइस, क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है आप देखिए। इसमें आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम डाइजेशन तो कहाँ होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डुओडेनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, जेजुनम में। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ये होता है इलियम में। किसमें होता है, इलियम में। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, कौन सा कहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। ध्यान, विटामिन B12 भी आप ध्यान रखिएगा, वाटर प्लस विटामिन B12, मैंने अभी बोला था, अब याद आ गया जस्ट मेरे को,
इन दोनों का जो एब्जॉर्प्शन है मैक्सिमम वो कहाँ पर होगा, इलियम होगा, क्योंकि ये इलियम इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसलिए मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो कहां पर होगा, इलियम में, और डाइजेशन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यहां पर किसकी बात हो रही है, फूड की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, फूड की बात होती है। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहां होगा, डुओडेनम में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा, आपके जेजुनम में। क्लियर गाइस, तो ये ध्यान रखना। और मैक्सिमम वाटर का पूछे तो ये आपको याद रखना ही है, मैक्सिमम वाटर का या विटामिन B12 का, दोनों का लिख दो मैक्सिमम आप। दोनों का किस में होगा आपके एब्जॉर्प्शन, इलियम के अंदर होगा, ध्यान रखना, किसमें, इलियम में। ओके गाइस, तो नोट दीज थिंग्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट, क्या क्या होगा यहाँ पर, एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो एसिड, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फ्रुक्टोज है ना, एमिनो एसिड, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एवरीथिंग। सारे के सारे ये लिखिए आप फटाफट, फिर अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में अपन बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी आपको पता ही है, वो फैट का मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए होंगे है ना, ऐसा नहीं आप लिखो नहीं फैट का, फैटी एसिड्स है ना, ये नहीं सर फैट का तो लिखा ही नहीं आपने, वो इसी के अंदर ही है फैटी एसिड, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, मैक्सिमम यही होना सबका, ठीक है ना, इसलिए मैंने फैटी एसिड लेफ्ट कर दिया था ना, मुझे पता है कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, तो फैटी एसिड्स ये सारे। देखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की। ओके गाइस, ये हो गया एब्जॉर्प्शन कंप्लीट। ओके गाइस, नेक्स्ट आइए, अपन बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो अपन ने एब्जॉर्प्शन की साइड कंप्लीट कर ली, अब अपन बात करेंगे जो डाइजेस्ट आपने कर लिया, एब्जॉर्ब आपने करा दिया, सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू इसको बॉडी में पहुंचा दिया आपने। अब अपन बात करेंगे कि ये किस तरह से एनर्जी जनरेट होती है, और आफ्टर दिस डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड इन अवर ब्लड एंड लिम्फ, देन they will reach to the each and every cell. In the cell they produce energy in the form of ATP with the help of glycolysis, Krebs cycle and mitochondria and electron transport chains. These all are present inside of cell. They produce energy in the form of ATP. That ATP is used by other cells for the activities that is called assimilation. तो next topic is assimilation. कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। हेडिंग लगाइए एसिमिलेशन। क्या डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, देखो आप, बहुत सिंपल है, एब्जॉर्ब क्या लिखना है, एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस एंटर इन द सर्कुलेशन। सही बात है, जो भी अपन डाइजेस्टिव अब्जॉर्प्शन हुआ है किस में जाएगा, सर्कुलेशन में होगा, चाहे ब्लड में हो चाहे लिम्फ में हो, अल्टीमेटली आना किस में है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आना है। एंटर इन द सर्कुलेशन एंड रीच टू
each and every cell or tissue or organ of the body, बिल्कुल सही बात है, organ of the body, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स में पहुंचेगा एक्सेप्ट कॉर्निया। कॉर्निया में आपको बताया ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। क्लियर? अब क्या होगा, चलिए जैसे आपने न्यूट्रिएंट खाया, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, ये सारे के सारे पहुंच आ गए, ये किसके अंदर एंटर कर गए, ब्लड सर्कुलेशन में। भाई अल्टीमेटली चाहे फैट भी गया लैक्टियल में आएगा, किस में, हार्ट में आएगा ना, तो ब्लड में आना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ पहुंच गई है, ईच एंड एवरी सेल्स और टिश्यूज के पास। कैसे, ये लीजिए, ये सेल है, इस सेल के अंदर एंटर कर गए कौन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये लीजिए, ये सारे एंटर कर गए सेल में। और सेल के अंदर ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे क्या, एटीपी। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एटीपीज। एटीपी करेंगे ना, तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होगा, तो सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एटीपी। दिस एटीपी इट इज यूज्ड बाय अदर सेल्स ऑफ बॉडी। हम खाना क्यों खाते हैं, इसीलिए तो खाते हैं कि एटीपी जनरेट हो और हमारी बॉडी की सेल्स को एटीपी मिले तो हमें पावर आ जाएगी। इट इज यूज्ड बाय अदर सेल्स ऑफ बॉडी फॉर द, इसके लिए काम आती है एक्टिविटीज और क्या है। इस प्रोसेस को अपन क्या करेंगे, देखो आप, एब्जॉर्ब आ गया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब एंड दे प्रोड्यूस what, ATPs or energy, they produce ATP. This ATP is, these ATPs, एक मिनट, ATPs produce ATPs, क्लियर। और ये जो ATP है, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको इस तरह से। These ATPs used for body activities. This process is called what? Assimilation. This process is called assimilation. Okay guys, so absorbed food अपनी बॉडी में आए, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचे, सेल्स ने क्या जनरेट की, एटीपी, और एटीपी से हमें एनर्जी मिली। एनर्जी क्यों मिलेगी, एटीपी जनरेट हुआ, एटीपी अदर सेल्स से यूज्ड हुआ, यूज होते हमारे अंदर एनर्जी आ गई, यानी कि वर्क कैपेसिटी यानी फंक्शन कैपेसिटी डेवलप हो गई। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन कार्बोहाइड्रेट का कैसे होगा, फैट का कैसे होगा, एमिनो एसिड का कैसे होगा, ये अपन डिस्कस करेंगे। ये नोट करो पहले आप। ओके गाइस, नाउ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है। देखो आप, कार्बोहाइड्रेट आपने ब्रेड में यूज किया, अपन ने चपाती खाई, कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में गया कि नहीं गया यार, वीट के अंदर हो गई, वीट मेज जो भी व्हाटएवर आपने यूज किया, कार्बोहाइड्रेट नो डाउट एंड में किस में कन्वर्ट होगा, ये ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में आएगा, ब्लड में।
ब्लड मतलब हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड में आया, मतलब हेपेटिक पोर्टल वेन में आया। और हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये कहां पहुंचेगा पता ही आपको, लीवर में। और लीवर में क्या होगा, लीवर में क्या होगा, दिस ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज, नॉट प्रॉपर ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल कन्वर्ट इन ग्लाइकोजन, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। कल मैंने बताया था आपको लीवर फंक्शन के अंदर, ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। जब नीड होगी ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकोज कम हो गया, जब नीड होगी तो वापस ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसके अंदर है, ग्लूकोज के अंदर, जिसको अपन बोल देंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलेंगे वापस, ग्लाइकोजन अगर किस में कन्वर्ट होता है, अगर नीड होगी, जैसे ग्लाइकोजन को आपने सेव कर दिया, बॉडी ने सेव कर दिया, कहाँ कहाँ करता है, एक तो सबसे ज्यादा होता है लीवर में, सेकंड होता है मसल्स में, और थर्ड होता है 1% ओनली ब्रेन में। यानी ग्लाइकोजन अपनी बॉडी में 3 जगह स्टोर होता है, लीवर, मसल्स एंड 1% इन ब्रेन। ओके, अब ग्लाइकोजन की जब नीड हुई तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में। वेरी गुड, तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन लाइसिस, का मतलब डिसॉल्व हो रहा है, ग्लाइकोजन डिसॉल्व होगा, दैट इज द एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिखिए, फिर अपन बात करते हैं प्रोटीन का। क्लियर, चलिए ओके गाइस, नाउ प्रोटीन। प्रोटीन आपने यूज किया, क्या कन्वर्ट हुआ, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किस में आया, वही हेपेटिक पोर्टल वेन में, और इसके थ्रू कहाँ पहुंच गया, लीवर में। लीवर में आपको बताइए एमिनो एसिड अगर आया है तो नो डाउट लीवर के अंदर क्या होगा, अमोनिया जो है वो CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, यूरिया। बिल्कुल यूरिया बनेगा, अमोनिया से क्या बन जाएगा, यूरिया। यूरिया क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा किडनी में, और किडनी से आगे जाकर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट। ये तो हो गया बॉडी से बाहर यूरिया। लेकिन अब आप सोचो, जो एमिनो एसिड है उसमें ओनली आपने NH3 ग्रुप भी तो कहाँ में लिया है, साथ में और क्या बन गया, प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मेरे कहने का मतलब समझे आप, कि भाई ये एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड के 2 कंपोनेंट कर दो, एक तो कर दो NH3, ये तो आगे जाकर क्या बना देगा, यूरिया। बात समझ गया, तो पीछे बढ़ गया जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अपन ने बोल दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बन गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करेगा, अब आपको बताइए, ये बॉडी बिल्डिंग में काम आएगा, यूज्ड इन बॉडी बिल्डिंग, मसल बनाने में, बॉडी बनाने में, सेल डिवीजन में, सब में हेल्प करेगा। ये यूज्ड इन बॉडी बिल्डिंग, ये हो गया प्रोटीन का यूज। थर्ड आओ रह गया कौन, फैट। और फैट का आपको बताइए एंड में क्या बनना है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। एंड में ये बनना है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करेगा, ये देखो आप, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिटेड under the skin and causes obesity। ओबेसिटी क्या होता है, थिकनेस, मोटापा, यानी कि वहां पर जो साइज है वो बड़ा हो जाए, जैसे टमीज वगैरह है ना। ओबीस का मतलब होता है जो थोड़ी सी हेल्थ ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, लेकिन हेल्थ वो नहीं होगी एनर्जी वाली। ये कौन सी होगी आपको पता है, ओबेसिटी।
ठीक है, मोटा दिखने लग जाएगा इंसान, फैट कहते हैं ज़्यादा फैट है इसके अंदर, ये फैटी है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इस तरह से फैट का एसिमिलेशन होता है। क्लियर, ये बात हो गई अपने किसकी, एसिमिलेशन। ओके गाइस, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस कंट्रोल ऑफ जीआईटी। तो हेडिंग लगाइए नर्वस कंट्रोल, ये लिखिए, मैं अगला टॉपिक लगा रहा हूँ नर्वस कंट्रोल। ओके गाइस, चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एसिमिलेशन इज ओवर, नाउ नर्वस कंट्रोल। चलिए सामने नेक्स्ट लगाइए नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इससे देखो किस तरह से ये कंट्रोल होता है। ये बेसिकली दो तरह से कंट्रोल होता है ना। एक तो कंट्रोल है न्यूरल कंट्रोल, ये हटा दो ना, ये लो कंट्रोल जीआईटी, ये लिखा हुआ कंट्रोल ऑफ जीआईटी, दोनों ले लेता हूं मैं इसके अंदर। एक तो होगा न्यूरल कंट्रोल, अच्छे से एक ही साथ हो जाएगा, न्यूरल कंट्रोल यानी कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, सीएनएस एएनएस जो भी होगा। और एक कंट्रोल होगा हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन है और यहां पर नर्वस कंट्रोल या नर्वस रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन, ये थोड़ा प्रॉपर वर्ड है। और न्यूरल रेगुलेशन के अंदर आपको पता है इन्वॉल्व कौन कौन होगा। एक तो इन्वॉल्व होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा इन्वॉल्व होगा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा अपन मिस करते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये कौन सा होता है, इसको अपन बोलते हैं ईएनएस शॉर्ट में, और इसको बोलते हैं एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर। चलिए अगर इसकी बात करें अपन, इसके दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। क्लियर। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ऑरबैक और मिजनर प्लक्सेस। याद आ गया? ओके, वेरी गुड। तो एक तो होता है ये पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में मैं लिखता आया हूं अभी तक, कौन सा, PSNS। और ये हो गया आपके कौन सा, दूसरा वाला कौन सा है, सिंपैथेटिक। वेरी गुड, SNS बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, व्हाट दे आर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, इसकी अगर अपन बात करें, ये भी दो तरह का है। कौन कौन सा, ऑरबैक प्लक्सेस, याद करो मैंने बताया था, ऑरबैक प्लक्सेस एंड मिजनर्स प्लक्सेस। भूल गए, हिस्टोलॉजी का डायग्राम में देखो आप, also known as myenteric plexus। ऑरबैक प्लक्सेस एंड मिजनर्स प्लक्सेस। क्लियर। अब देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हार्मोन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, कौन कौन से, सीक्रेटिन हार्मोन पढ़ा दिया मैंने आपको, गैस्ट्रिक हार्मोन मैंने पढ़ा दिया आपको, फिर आ जाओ आप, कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड पढ़ा दिया मैंने आपको, और कौन सा हार्मोन याद कीजिए, CCK पढ़ा दिया मैंने आपको, ये सारे, और एंटेरो, ये सारे पढ़ा दिए, एंटेरोगेस्टेरोन, एंटेरो जो गैस्ट्रिक जूस के चीज को कम कर, एंटेरोगेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए, ध्यान रखिएगा।
अब बात आएगी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में क्या क्या वेरिएशंस है, ये लिखिए फटाफट आप। पहले फिर मैं डिफरेंस दिखाऊंगा, एक तरफ सिंपैथेटिक के फंक्शन, एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन। दो तरह का कंट्रोल है, न्यूरल फर्स्ट एंड हार्मोनल सेकंड। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, ओनली न्यूरल कंट्रोल बताना मुझे, फटाफट कीजिए, मैं आपको बता देता हूं किस तरह से क्या एक्शन होगा। पेनक्रियाज के भी हार्मोन पढ़ा दिए मैंने, ध्यान रखना। स्टोमक के हार्मोन भी पढ़ा दिया मैंने, स्टोमक हार्मोन भी पढ़ा दिया गैस्ट्रीन, और पेनक्रियाज के हार्मोन भी पढ़ा दिए, ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ा रखे मैंने। पेनक्रियाटिक हार्मोन कौन सा, इंसुलिन, ग्लूकागोन पढ़ा रखे हैं आपको सारे। चलिए ये लिखिए फटाफट, फिर दोनों में डिफरेंस करते हैं। ओके गाइस, तो हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं हम सबसे पहले। वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि कौन से, जैसे सीक्रेटिन के फंक्शन मैंने आपको बता रखे, गैस्ट्रिन के फंक्शन मैंने आपको बता रखे, जीआईपी का मैंने बता रखा आपको, सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन बता रखा, एंटेरोगेस्टेरोन क्लियर है, स्टोमक का हार्मोन एक ही था गैस्ट्रिन जो ऑलरेडी आ गए यहाँ पर, और पेनक्रियास से आने वाले इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेरोन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, चारों के फंक्शन दिखा रखे हैं मैंने आपको, है ना। चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्सेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पक्का क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या एक्शन है, क्लियर। तो आपको ईच एंड एवरी सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो है पैरासिम्पैथेटिक, इट इंक्रीज ऑल काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन, ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन करता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन इंक्रीज कराते हैं। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन का यहाँ पर क्या सेंस है, यहाँ पर ये सेंस है कि जो जैसे सलाइवरी सीक्रेशन, सलाइवा सीक्रेशन है वो भी बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन है स्टोमक में वो भी बढ़ाएगा, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेशन है वो भी बढ़ाएगा, गॉल ब्लैडर में बाइल सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो भी बढ़ाएगा, बाइल सीक्रेशन इंक्रीज करेगा, सक्कस एंड रेडिकस इंक्रीज करेगा, जितने भी जूसेज है सबको इंक्रीज करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऑल काइंड्स, ये ऑल काइंड लिखा है ना मैंने, बहुत सोच समझ के लिखा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, डिक्रीजेज ऑल डाइजेस्टिव जूसेस, ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे सलाइवरी सीक्रेशन हो, सबको डिक्रीज करता है, ध्यान रखना। अपोजिट है इनके फंक्शन है। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन, डाइजेशन को इंक्रीज करेगा। अगर जूस ज्यादा होगा तो डाइजेशन ज्यादा होगा, डाइजेशन को इंक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी फटाफट, ये क्या करेगा, डिले करेगा। ये पेरिस्टालसिस जो अपने होती है, उस पेरिस्टालसिस को ये प्रमोट करता है, लेकिन ये डिक्रीज करता है, क्लियर। नेक्स्ट डिफिकेशन, अभी मैंने पढ़ाया था, डिफिकेशन यानी कि रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी, डिफिकेशन को स्टिमुलेट करता है, ये रोकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। कॉन्स्टिपेशन को सपोर्ट करता है, ध्यान रखना। कौन, सिंपैथेटिक, सीक्रेशन कम कर देता ना म्यूकस का, क्लियर। ये मिनिमम डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, क्लियर। चलिए ये हो गई बात किसकी, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्शन किसके ऊपर, ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में बताया मैंने आपको, ये लिखिए फटाफट। ये हो गए आपके रेगुलेशन
कंप्लीट। और ऑर्बेक और मिजनर फ्रक्सेस के फंक्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है। आपको इसके पूछे जाएंगे एग्जाम, वो आपके मेडिकल में जब आओगे तब होगा। देखिए फटाफट फिर अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ सीक्रेशन, यानी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन की फेजेस आपकी बुक में दे रखी है, वो डिस्कस करेंगे अपन। Okay guys, so now we discuss about the phases of secretion, phases of gastric juice secretion। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मान लो कहीं स्मेल आ रही है, कहीं से कोई डिलीशियस फूड माउथ में स्टोमक में गया, तो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन अगर अपन स्मेल के थ्रू, थॉट के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू अगर अपन माउथ में सलाइवा सीक्रेट, जैसे मैं सोचता हूँ आई हैव टू टेक रसगुल्ला व्हेनेवर आई गो टू माय होम, then what will happen? I will be so much excited and saliva will be secreted in my mouth and my mouth become watery because of thinking of this one. At the home we will found delicious food of rasgulla, delicious food with rasgulla, remember, not only rasgulla. So guys, next we will discuss phases of gastric juice secretion। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ पैराग्राफ में, ध्यान रखना, आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा आपको। phases of gastric juice secretion, phases of gastric juice secretion। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन की फेजेस को 3 में क्लासिफाई किया भाई आपके। कौन कौन सी? सबसे पहले जो फेज है उसे अपन बोलते हैं सिफेलिक फेज। कौन सी? सिफेलिक फेज। ओके गाइस, दूसरी जो फेज है वो है आपके कौन सी? गैस्ट्रिक फेज। और तीसरी जो फेज है वो है इंटेस्टाइनल फेज। कितनी फेज हो गई? सिफेलिक फेज, दूसरी है गैस्ट्रिक फेज, तीसरी है इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल। सिफेलिक का मतलब होता है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इट मीन्स थॉट, थिंकिंग। मैंने अभी बताया था, जैसा मैं सोच रहा था कि घर जाने के बाद में डिलीशियस फूड मुझे मिलेगा, तो ये मेरी थॉट है, थिंकिंग है ना, थिंकिंग है ना। और टच, मान लो किसी फूड को अच्छा सा टच किया यार, ये तो वो शानदार फूड है, टच। और और फूड इन माउथ, फूड इन माउथ, जैसे खाना मुंह में लिया रसगुल्ला, मस्त वो वाली बात आ गई, फूड इन माउथ। और बक्कल कैविटी, बाय टेस्ट, फूड का टेस्ट शानदार था, टेस्ट यानी खाना अगर टेस्टी है तो वैसे ही हंगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जैसे सोचोगे ना, तो नो डाउट इन सब की वजह से सलाइवा सीक्रेशन भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ही, तो सलाइवा सीक्रेशन तो बढ़ेगा ही, इंक्रीज। साथ में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन भी क्या हो जाएगा, स्टोमक के अंदर जूस भी सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस भी क्या हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस भी ऑल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें मेनली फोकस करना है किसके ऊपर? गैस्ट्रिक जूस। फेजेस किसकी पढ़ रहे हैं अपन? गैस्ट्रिक जूस। यानी कि व्हेनेवर वी थिंक अबाउट, वी थॉट अबाउट, वी टच अबाउट, इफ द वी आर द हैविंग food, delicious food in our mouth, then there will be, if it is very tasty, then our body psychological will be stimulated and more amount of gastric juice secretion in our stomach will increase। तो पहला तो हो गया, ये सब करने से भी हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखो आप, गैस्ट्रिक फेज, इसमें क्या होगा? when food is in stomach, when food is in stomach, the
गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा कि और लाओ और खाना खाना मुझे तो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और खिलाओ, एक पीस और दो भाई रसगुल्ले का। ओके, व्हेन फूड इज इन द स्टोमक द गैस्ट्रिक जूस विल मोर इंक्रीज्ड, मोर क्या, मैक्सिमम सीक्रेशन इसी समय होगा, ध्यान रखना। मैक्सिमम सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस is take place in the which phase, gastric phase. And now it is third phase, intestinal phase, when food is in intestine, when food is in the intestine, जब food किस में आ जाएगा, intestine में आ जाएगा, then increase little सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइन में आने के बाद में हल्का सा सीक्रेशन और होगा, बस ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी में होता है, किसमें, कौन सी फेज में, गैस्ट्रिक फेज में। इसलिए गैस्ट्रिक फेज में मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेशन हो चाहे गैस्ट्रिक सीक्रेशन हो, सारे सीक्रेशन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, और इसके अंदर व्हेन फूड इज इन द स्टोमक ऑफ गैस्ट्रिक, ये मेन टारगेट है, स्टोमक में है, यहाँ पर कहाँ पर है, ये माउथ में है, और यहाँ पर क्या, फूड इज इन इंटेस्टाइन है। ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। सबसे मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन किसमें होगा, किसमें, गैस्ट्रिक फेज के अंदर। ओके, दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन, नोट दीज थिंग्स, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सम डिसऑर्डर्स व्हिच इज एसोसिएटेड विथ डिजीज। So write these things and we will start disorders. Okay guys, so that this chapter is almost completed. Now we will discuss about the disorders, and after disorder we discuss about the vitamins. Okay guys, so write it down. The next topic is disorders associated with digestive system. Okay guys, so next topic is disorders. Disorders. So first disorder is vomiting, उल्टी होना, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग तो कॉमन चीज है, वॉमिटिंग, ऑल्सो नोन एज emesis. Vomiting is also called emesis. Medically, we know that emesis, if we are taking the drugs to stop our vomiting, these drugs are called anti-emetic drugs. Anti-emetic drugs. इसलिए ध्यान रखिएगा, emesis means वॉमिटिंग होता है, ठीक है ना। अगली बात, अब आप नोट करें वॉमिटिंग क्या है। वॉमिटिंग इज ए इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स। पहले तो बात यह है कि वॉमिटिंग क्या है, एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, यानी कि आपको वॉमिटिंग होने से पहले थोड़ा सा अजीब सा फील होने लग जाएगा। दैट इज नोन एज अ abnormal feeling of in the stomach. It may be he or she consider I may cause a vomit, it may causes vomit, I can be vomiting. The patient's conditions and you will the feelings and facial expression you can also observe कि he or she having the problem in his stomach and may vomit. So please go out from here. Okay.
सो गाइज वॉमिटिंग इज ए इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्स अपन इसलिए बोल रहे हैं कि वॉमिट होने से पहले अपन को थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड नोज एंड नोजिया। ओके, तो नेक्स्ट, बिफोर वॉमिटिंग uncomfort is felt, that is known as nausea। क्या बोलते हैं? नोजिया, हिंदी में बोलते हैं घबराहट। फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग इज कॉल्ड nausea। इट मीन्स बिफोर वॉमिटिंग nausea occurs, बिफोर वॉमिटिंग nausea appears, before vomiting nausea appears। okay guys, what is vomiting? in vomiting जो हमारा स्टोमक का कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा, और क्या है ना। इन वॉमिटिंग गैस्ट्रिक components comes out from mouth। माउथ के थ्रू जितना भी हमारे स्टोमक के अंदर जो कंटेन होगा वो सारा बाहर आ जाएगा, है ना। दैट इज नोन एज व्हाट? वॉमिटिंग। नेक्स्ट, लास्ट, वॉमिटिंग को कंट्रोल कौन करता है? वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय, हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस है वो दो जगह कंट्रोल होते हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स है वो ब्रेन से कंट्रोल होता है, और ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके गाइस, तो दीज आर द बेसिक्स पॉइंट्स। ओके, टू स्टॉप वॉमिट क्या यूज करते हैं? एंटी वॉमिटिंग मत लिख देना आप, एंटी इमेटिक ड्रग्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स। ध्यान रखिएगा, एंटी इमेटिक देना है, एंटी वॉमिटिंग नहीं देना है। ओके, चलिए, ये हो गया आपके फर्स्ट डिसऑर्डर। सेकंड आइए डायरिया। जल्दी कीजिए। ओके गाइस, सेकंड इज डायरिया। डायरिया जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं लूज मोशंस। ओके, डायरिया क्या होता है? डायरिया के अंदर क्या होता है? सबसे बड़ी बात, व्हाट हैपन इन डायरिया? फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होने लग जाती है? जो पेरिस्टाल्सिस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टाल्सिस, जिसको अपन बोलते हैं मेडिकल में बाउल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? बाउल मूवमेंट। या बाउल का मतलब है स्टोमक, इंटेस्टाइन सब, यानी कि कुल मिला के इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होती है ना पेरिस्टाल्सिस, उसी को ही अपन कहते हैं बाउल मूवमेंट्स। जब इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है
तो वहां पर एक साउंड क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज बाउल साउंड्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टालसिस और बाउल साउंड इज इंक्रीज्ड। एक तो कहते हैं ना पेट में जब लूज मोशन होने हो तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाते हैं और पेट में थोड़ी सी डिस्टर्ब काइंड ऑफ द साउंड्स क्रिएट हो जाती है। ओके, दीज आर कॉल्ड पेरिस्टालसिस और बाउल साउंड इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जो म्यूकस ग्लैंड थी एलिमेंट्री कैनाल में उनमें इन्फेक्शन हो गया तो जो वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, जहाँ पर जो म्यूकस ग्लैंड थी उनका सीक्रेशन ज़्यादा होगा, और सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो वहाँ का जो मैटर है, जो फीकल मैटर बन रहा है, जो अभी बना नहीं है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड हुआ नहीं है, है ना, तो वो उसकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लूज मोशन में लिक्विडिटी तो इंक्रीज होती है फीकल मैटर की। सीक्रेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स इज इंक्रीज्ड, that's why liquidity of that's why the liquidity of fecal matter is what increased। fecal matter की liquidity increase हो जाएगी, और लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई और मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है तो आप समझ सकते हो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, क्योंकि बिकॉज द फूड विल नॉट स्टे इन आवर इंटेस्टाइन, इट विल गो आउट। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट विल रिड्यूस। चलिए, ये कंडीशन हो गई किसकी, डायरिया की। ध्यान रखिएगा, बाउल मूवमेंट हो गया, फीकल लिक्विड की बढ़ गई है और एब्जॉर्प्शन कम हो गया। नेक्स्ट लगाइए कॉन्स्टिपेशन, ये लिखिए फटाफट और हेडिंग लगाइए कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन थर्ड, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं कब्जी। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का अपोजिट। अब इसमें क्या हो जाएगा, बाउल मूवमेंट और ऑल्सो नोन एज पेरिस्टालसिस बिकम इररेगुलर। ध्यान रखिएगा, इररेगुलर या बोल सकता हूं मैं अब नॉर्मल। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा भाई अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब है कभी तो मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, कभी कम मूवमेंट कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो फीकल मैटर है और प्रॉपर मन नहीं बैठता। कभी तो बहुत लिक्विडिटी हो जाएगी और कभी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा फीकल मैटर। तो इसके अंदर ध्यान रखना, बाउल मूवमेंट और पेरिस्टालसिस क्या हो रही है, प्रॉपरली इररेगुलर हो रही है, अब नॉर्मल हो रही है। ध्यान रखिएगा, अब नॉर्मल का मतलब यहां पर समझ गया ना, मैंने आप इरेज करके लिखा था इररेगुलर, तो ध्यान रखना ये वर्ड दोनों आए तब। अगर इररेगुलर आते ही आप आंसर टी कर देना कॉन्स्टिपेशन है। ओके, चलिए साहब नेक्स्ट, फीकल मैटर stored in fecal matter is stored in colon। यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो वो रेक्टम में नहीं होगा, कोलन में होगा। पहले एनसीईआरटी में रेक्टम था, अब करेक्शन हो गया है, वहां पर क्या आ गया है, कोलन। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां से होगा कोलन। फीकल मैटर become
हार्ड, फीकल मैटर हार्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फीकल मैटर का मतलब यहां पर हो रहा है स्टूल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, यानी कि ऐसा हो रहा है जैसे कोई सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो आपको बताइए सारे जूस का सीक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। यानी आपको इसको ठीक करने के लिए, इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपको सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करना चाहिए, जो हाइपर एक्टिव हो उसको लेस एक्टिव, और पैरासिम्पैथेटिक को आपको इंक्रीज करना चाहिए। जैसे सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैनेज करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट, टू रिलीव या टू ये लिखा दिया मैंने पॉइंट आपका, बिल्कुल सही है। ये भी लिखा दिया, ये भी लिखा दिया। फॉर ट्रीटमेंट, हाँ ये लिखा ना, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट लिखना, ये लिखना जरूरी, क्वेश्चन आते हैं इससे। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन अपन क्या क्या देंगे उस बंदे को, मैग्नीशियम रिच सॉल्ट, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम रिच सॉल्ट। सेकंड, मोर फाइबर, फाइबर का मतलब यह होता है रगी, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो, मोर फाइबर डाइट। थर्ड, लॉट ऑफ लिक्विड, ये आपको ज्यादा देने, ये तीन चीजें आपको करनी है। स्पेशली पपैया ज्यादा यूज करें, यहां पर पपैया लिख सकते हो आप, पपैया, पपैया ज्यादा यूज करेंगे जिससे फाइबर डाइट होगी, और फाइबर डाइट अगर होगी तो कॉन्स्टिपेशन इजीली रिमूव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, रगी डाइट बोलते हैं अपन इसको। वाटर इंटेक तो बढ़ाना ही है, लॉट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का मतलब यहाँ पर क्या है, वाटर हुआ, जूस हुआ, कुछ भी हो, वाटर कंटेंट बढ़ा रहा है आपको, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपन कॉन्स्टिपेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लिख लगाइए लास्ट, कॉन्स्टिपेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट आइए, इसका नाम है जॉन्डिस। ये लिखिए आप पहले फटाफट। ओके गाइस, नेक्स्ट लगाइए जॉन्डिस, 4th नंबर। नेक्स्ट लगाइए जॉन्डिस। तो कहने की जरूरत नहीं, जॉन्डिस आपको मैंने ऑलरेडी लीवर में डिस्कस कर दिया था, फिर भी बता देता हूं। जॉन्डिस बेसिकली जो जॉन्डिस है, इंक्रीज्ड, वो बाद में बात, पहले कौन सा इफेक्ट होता है, लीवर इज अफेक्टेड, जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो कौन सा है, लीवर है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, बिलीरुबिन स्पेशली क्या है, बाइल पिगमेंट। बिलीरुबिन इज व्हाट, बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट। बिलीरुबिन कंसंट्रेशन in blood is increased. क्लियर, ये ध्यान रखना। द बिलीरुबिन का कलर आपको पता है येलो होता है। द बॉडी कलर बिकम येलो, स्पेशली कहां कहां पर होगा आपके, देखो, स्पेशली स्किन, नेल, लिप्स, आईज,
एंड यूरिन, इन सब के अंदर कलर कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल आपको कैसा दिखना लग जाएगा, ध्यान रखिएगा येलो कलर का। तो आप दूर से क्या दिखेगा, तेरे को जॉन्डिस है। ओके गाइस, दैट इज जॉन्डिस। और ये कहाँ होते हैं, ये सारे जो ये कहाँ डिपॉजिट हो गए, डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, ये स्किन के नीचे होंगे, ध्यान रखना, अंडर द स्किन, डिपॉजिटेड अंडर स्किन, अंडर द स्किन। ये हो गई आपके डिजीज, ध्यान रखना। बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, स्किन लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन बिकम येलो हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट लगाइए फिफ्थ, ये लिखिए पहले, फिर फिफ्थ वाले डिजीज कराता हूँ। जो लास्ट डिजीज है आज की अपनी, इंडाइजेशन। लास्ट हेडिंग लगाइए आज का, इंडाइजेशन। ओके गाइस, एक डिसऑर्डर और बचा अपने, इंडाइजेशन। नेक्स्ट लगाइए इंडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, ध्यान रखिए, बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम। indigestion. Okay guys, so remaining the part of digestive system, that is only protein, energy, malnutrition is remaining and vitamins is remaining. These all things we discuss tomorrow. After that we start the discussion of the modules and biochem DDS and questions which are very important or in which you are having the problems or doubts. So I know that which question will be disturb you, which will be question having the doubts that you are having or correction, whatever remaining, these things we will discuss tomorrow. Tomorrow first priority to complete the protein, energy, malnutrition and balanced diet and vitamins. Okay guys, so now you can solve the most of the question, approximate 90% question you can solve from module stage first, stage second and stage third and including fourth, in which the previous questions are given. And also you have to try to solve your biochem DTS questions. Okay guys, and boost your knowledge and be happy always. So guys, we will meet you tomorrow again. Until you take care of yourself. Thank you. Bye bye.